Morning, dear students. Today we will start history, chapter number 2, from hunting, gathering to growing food. In this chapter, we are going to see how the nomads people start growing food, how they started settle life, how they start herding animals. तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार नोमैड जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, किस प्रकार उन्होंने अन्न उगाना सीखा, किस प्रकार वो जानवरों को पालतू बनाना सीखा और साथ ही किस प्रकार उन्होंने एक सेटल लाइफ, एक जगह रहकर जीवन जीना शुरू किया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, नियोलिथिक एज, फ्रॉम फूड गैदर्स टू फूड प्रोड्यूसर. तो देखिए जो हमारे नोमैड्स थे, ओके, दे स्टार्टेड देयर सेटल लाइफ और ग्रोइंग फूड्स इन द नियोलिथिक एज. ओके, इट इज़ इन द डेवलप्ड प्रोसेस. ये एक ऐसा डेवलप प्रोसेस था जिसमें नोमैड्स अन्न उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख रहा था. ओके, नाउ लेट्स सी. The Neolithic age is considered to have lasted from 8000 to 4000 BCE. So, the Neolithic age is considered, मतलब कि हम ये देखते हैं कि जो Neolithic age है वो 8000 से लेकर 4000 BCE तक के माना गया है. In this age, the most important development was that they learned the cultivation their own food. तो इस Neolithic age की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? तो Neolithic age की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि द नोमैड्स, द पर्सन हु मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे स्टार्टेड ग्रोइंग फूड. तो हम यहाँ देखते हैं कि इस नियोलिथिक एज की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जो व्यक्ति या जो व्यक्तियों का समूह भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता था, उन्होंने इस एज में, नियोलिथिक एज में, अपने खुद के लिए भोजन का प्रबंध करना या एग्रीकल्चर करना सीख लिया था. दे बिगेन द कल्टिवेटिंग द व्हीट, बार्ली एंड द rice. Okay, the first they grow wheat, barley and rice. They also learn to use the plough to prepare the land for the seeds. तो यहाँ तक कि उन्होंने जो प्लॉग, जिसे हम हिंदी में हल कहते हैं, उसका भी उपयोग करना इसी एज में सीखा था. The knowledge of the cultivation reduced their need. Okay, okay, तो अब देखिए क्या हुआ, जो कल्टीवेशन जो था अब उनके नीड की पूर्ति करता था. उनकी नीड क्या थी? भोजन. जब उन्होंने कल्टीवेशन करना सीख लिया तो उनकी नीड भी कम हो गई. क्यों? अब उनके पास सरप्लस भोजन था तो उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना नहीं पड़ता था. दे स्टार्टेड टू लीड द सेटल लाइफ एंड टू बिगन लिव इन अ प्लेस नियर रिवर एंड द लेक्स. अब यहाँ पे देखते हैं, व्हेन दे स्टार्टेड द कल्टीवेशन एंड टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम द एनिमल्स, दे स्टार्टेड लिविंग द सेटल लाइफ. जब उन्होंने अन्न उगाना सीखा, भोजन का प्रबंध करना सीख लिया था कल्टीवेशन के द्वारा, तो वो क्या किए, उसके रक्षा के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए जंगली जानवरों से वो वहीं पे सेटल लाइफ जीना सीख लिए थे. ओके, नाउ हियर वी सी फर्स्ट व्हाई द नोमैड्स नीड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो हमने अभी नियोलिथिक एज की खासियत पढ़ी, उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े. अब हम ये बात करते कि नोमैड्स जो थे वो क्यों मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, इफ दे स्टेड एट द वन प्लेस दे माइट एंड अप ऑल द फूड रिसोर्स. तो पहला रीज़न, अगर वो एक ही जगह में कई सालों तक के रहते तो उस एरिया में जितने भी फल फूल या जो उनके नीड्स थे भोजन की, वो ख़त्म कर सकते थे. इन सर्च ऑफ द प्रे सच एज द डियर एंड द वाइल्ड कैटल्स. साथ ही साथ वो भोजन की तलाश में डियर है या वाइल्ड कैटल है, उनके शिकार के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते थे. डिफरेंट प्लांट्स इन द ट्री बियर द फ्रूट्स इन द डिफरेंट सीजन, सो दे मूव फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ द फ्रूट्स इन एवरी सीजन. पहला, जैसे आपको मालूम है, हर एक पर्टिकुलर सीजन जो है अलग अलग फलों और फूलों के लिए होता है. समर, फॉर द एग्जाम्पल, इन समर यू कैन गेट मैंगो, है ना, एक एग्जाम्पल है. वाटरमेलन. तो उसी प्रकार उस समय भी जो सीज़न होते थे उसके अकॉर्डिंग फ्रूट्स ग्रो करते थे, तो इसी कारण उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करना पड़ता था. ड्यूरिंग द ड्राई सीजन मैनी वाटर रिसोर्स ड्राई अप, सो दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यहाँ तक कि जो गर्मियों के दिनों में अगर किसी एरिया का पानी या वाटर रिसोर्स सूख जाता था तो वो पानी की तलाश में दूसरे वाटर रिसोर्स की ओर जाते थे. दैट्स वाई दे कीप ऑन मूविंग. ओके, नाउ
changing the environment. Around 12,000 years ago, there was a major climatic phenomena observed. The climate of the earth shifted to the relatively warmer side. तो आज से हम देखते हैं कि अब देखिए एग्रीकल्चर के लिए कुछ कंडीशंस होती है ना, उसमें अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे. चेंजिंग इन्वायरमेंट, आज से 12,000 साल पहले जो टेम्परेचर था, ओके, अर्थ का धीरे धीरे वार्म होने लगा. ठीक, इससे क्या हुआ, कल्टीवेशन को बढ़ावा मिला. इन मैनी एरिया द ग्रास लैंड अपीयर फ्रॉम द नॉवेयर एंड देयर वर इंक्रीज इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज द एंटीलोप्स एंड सो ऑन. तो इसका ये हुआ कि कई जगह में ग्रासेस हुए, जिसके कारण क्या हुआ, एंटीलोप्स जो प्लांट्स पे डिपेंड होने वाले एनिमल हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी. फिशिंग ऑल्सो बिकेम द इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. और साथ ही साथ आज से 12,000 साल पहले जो फिशिंग थी वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स था खाने का. वे उसका शिकार करते थे अपने भोजन के लिए. ओके, नाउ लेट्स वी सी अबाउट द फार्मिंग एंड हर्डिंग, हाउ द फार्मिंग एंड हर्डिंग टेक प्लेस. वीट, बार्ली, राइस naturally grew in a different parts of the subcontinent. Later they were domesticated and grown on a large scale. तो देखिए नेचुरली जो वीट था, बार्ली था, राइस वगैरह नेचुरली अपने आप ग्रो करता था. ठीक है, उनके सीड्स कहीं पे गिर जाते थे मिट्टी में, फिर उसके बाद जब उनका सीज़न आता था तो उनको नेचर में ही अपने आप ग्रो कर जाते थे. तो जो हमारे नोमैड्स थे उन्होंने इस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया और उन्होंने इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए वीट, बार्ली और जो राइस था उसका कल्टीवेशन करना शुरू किया. पीपुल ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड द वाइल्ड एनिमल्स ड्यूरिंग दिस टाइम. तो वाइल्ड एनिमल्स जो सॉफ्ट इन नेचर होते थे, जो ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते थे, जैसे वाइल्ड डॉग हो गया है ना, दे स्टार्टेड हर्डिंग. उन्होंने इन सब जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया. वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग इज़ द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड. लेटर द शीप, गोट, कैटल, पिग वेयर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड. तो हियर वी कैन सी देयर इन दिस पिक्चर the farming and the domestication of the animal. So they domesticated the wild dog, ठीक है, the ancestor of the today's dog, and they domesticated the sheep, goat, cattle, pig, which are soft in nature. ठीक है, जो जिनका व्यवहार बहुत नर्म होता था, जो ज़्यादा हिंसक नहीं होते थे. इस प्रकार के एनिमल्स को उन्होंने टेम करना शुरू किया. ओके, अ न्यू वे ऑफ लाइफ. Agriculture led to the various significant changes in the human history. After the harvesting, grains need to be stored. This led to be a big clay pottery, oven basket and the pits, and also led to the formation of the village and so on. तो देखिए, तो एग्रीकल्चर में उनका प्रोडक्शन ग्रो होने लगा, उन्होंने कल्टीवेशन करना सीखा, तो दे नीड टू स्टोर ऑल दिस ग्रेन. सो दे स्टार्टेड मेकिंग द पॉट्स, अ बिग क्ले पॉट्स एंड ओवन बास्केट, हाथों से बनाए गए बास्केट, एंड इवन दे पिट्स, ज़मीन में गड्ढा करके भी वो अपने जो ग्रेन्स है उसको स्टोर करना शुरू कर चुके थे. एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली एंड प्रोवाइड द मिल्क एंड मीट. दे वेयर बेसिकली रियर्ड फॉर द एमरजेंसी फूड. सो दे रेयर्ड द एनिमल. उन्होंने जानवर को पालतू बनाया, जैसे शीप है, गोट है, कैटल है, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग है. ये उनको दे प्रोवाइड देम द मीट एंड मिल्क. एक प्रकार से वे भोजन के भी काम में आते थे. शीप है, गोट है, और साथ ही साथ उनको स्किन प्रोवाइड करते थे और उनको मिल्क प्रोवाइड करते थे. एक प्रकार से उनको फूड का भी सोर्स एनिमल से मिलता था. सम ऑफ द एनिमल्स एविडेंसली ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग इज फाउंड इन Bhuj इन कश्मीर, herding in the northeast India, Halur, South India, and so on. How we get the knowledge about the cultivation and the herding of animals? Actually, our archaeologist, you know the meaning of the archaeologist, the person who study the old monuments or the inscriptions. Okay, so it's known as the archaeologist. Archaeologists found the bones of the animals and the seeds of the plants in many parts of the states like Kashmir, okay, Northeast India and South India, by which they came to know that the people started the settle life, they started growing crops and herding the animals. तो उनको कुछ अवशेष मिले जानवरों के हड्डियों के और पेड़ पौधों के, जो उस समय इंसानों के द्वारा लगाया जाता था, जिसके आधार पर हम कह सकते थे कि आज से 12,000 साल पहले जो इंसान हुआ उसने वार्म क्लाइमेट का फ़ायदा उठाते हुए
एग्रीकल्चर और जानवर को पालतू बनाना सीख लिया था। द अर्लीस्ट साइन ऑफ द हाउसेज फाउंड एट द साइट्स लाइक द गुजोम कश्मीर, पीपल बिल्ड द पिट हाउसेज विच वेयर डग इनटू द ग्राउंड। इवन द आर्कियोलॉजिस्ट हैज फाउंड द एविडेंस ऑफ पिट हाउस। पिट हाउस मतलब वे क्या करते थे उस समय, जो इंसान रहता था, सेटल लाइफ जीता था, वो पिट हाउस जमीनों में गड्ढा करता था और वहाँ एक स्टेप्स लगाता था जमीन में अंदर एंटर करने के लिए, वो उसको वहीं पे उस प्रकार का वो हाउस बनाता था जिसे हम पिट हाउस कहते हैं। ओके, नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, दे चूज द पर्टिकुलर प्लेस which were according to their condition, which are fulfill their needs like cultivation, water। ओके, वो इस ऐसे एरिया को चूज़ करते थे जहाँ पर कंडीशन जो है उनके फेवर में हो, जहाँ की ज़मीन अच्छी हो, कल्टीवेशन के लिए एनिमल्स अवेलेबल हो जाए। ओके, नाउ लेट्स वी सी द साइट्स आर प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ द थिंग्स वर फाउंड, दिस वेयर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल, दिस मे बी द found on the surface of the earth, buried under the earth, or the sometimes even under the earth. So the archaeologists have found these things just like in नर्मदा रिवर एरिया, विंध्यास एरिया। ओके, तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है उनको इस सब बात के सबूत या अवशेष मिले हैं कि जो उस समय का जो इंसान था वो वहाँ पे रहता था। ठीक है, क्यों? दे गेट द एविडेंस, वहाँ पे उनको हड्डियाँ मिली, हाउसेस के अवशेष मिले। ओके, most of the sites where they lived are close to the water resource such as the river and the lakes. As I have already explained you that time around 12,000 years ago when the men started cultivation, rearing of animal, they choose the place नियर द वाटर। क्यों? क्योंकि पानी के पास रहने से उनको सिंचाई के लिए, क्रॉप्स की कल्टीवेशंस के लिए और अपने डेली यूजेस के लिए वाटर आसानी से मिल जाता था। As the stone tools were important, they also tried to find the good quality of the stone sites. At that time, they used the stone tools for hunting and agriculture. That's why they looking for the place where the stone are easily available. Okay. Okay, now let's we see how do we know about these people. हम इन लोगों के बारे में कैसे जान सकते? We came to know about the hunter gatherers by their tools and other things. तो जैसे मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया, उनके अवशेष द्वारा, वो आज से जो हज़ारों साल पहले उनके रहने के स्थान की खुदाई की गई आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, और वहाँ पे उनको बहुत से एनिमल्स के अवशेष मिले, प्लांट्स के रिमेन हिस्सा मिला, जिसके कारण हम जान सकते हैं कि आज से 12,000 साल पहले जो मनुष्य था वो पर्टिकुलर इस एरिया में किस कंडीशन में सर्वाइव करता था। These tools were mostly made up of either the stones or the woods or the bones. They also found the stone tools which are made up of the stones, woods and the bones of animals. Some of those tools were used to cut the meat and bones, scrape the bark and the hide. Now, for which purpose they use the tools? They use the stone tools which are made up of the bones, which are made up of the woods or the stones for the hunting, cultivation, to cut down the trees and the plants. तो वो उस समय का जो स्टोन टूल्स था वो हंटिंग के लिए, एनिमल्स के शिकार के लिए, कल्टीवेशन के लिए और तो और पेड़ पौधों की कटिंग के लिए भी यूज़ करता था। दिस पीपुल यूज द वुड्स फॉर मेकिंग द हैंडल्स, हर्ट्स एंड द अदर टूल्स अलॉन्ग एज द फायर। तो ये लकड़ियों का उपयोग जो था वो किस लिए करता था? वो एक अपने स्टोन्स के हैंडल, स्टोन का जो टूल्स बनाते थे उसको वो हैंडल के रूप में यूज़ करता था। ठीक है, हट बनाने के लिए, झोपड़ियाँ बनाने के लिए और फायरवुड। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? हियर द स्टोन टूल्स वी कैन सी। ओके, स्टोन टूल्स जो होता है वो कट द मीट, डिग द ग्राउंड, ओके, स्ट्रेच क्लोथ्स। तो यहाँ पे जो स्टोन टूल्स है वो किसके काम में आता था? जानवर के शिकार के लिए, उसके मीट को कट करने के लिए, और स्ट्रेचेस द क्लोथ्स। अब बोन्स, ओके, अगर हम बात करें स्क्रैपर द बार्क एंड हाइड्स, चॉप द फ्रूट्स एंड रूट्स, हैंडल्स ऑफ द स्पेयर्स। तो यहाँ पे अगर हम बोन्स की बात करते तो बोन्स किस काम में आते थे? जो पेड़ों की छाल होती है उसको काटने के लिए। ठीक है, चॉप द फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होते थे उसकी चॉपिंग के लिए, और हैंडल के रूप में भी यूज़ करते थे। अगर वुड की बात करें तो मेक द हट एंड द टूल्स, और जो लकड़ियाँ होती थी पेड़ों की उसका उपयोग वो करते थे हैंडल के रूप में,
एंड हट झोपड़ियाँ बनाने के लिए. ओके, नाउ द डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स वी टेक द केस स्टडी ऑफ मेहगर. ओके, इट इज़ द प्लेस वेयर द 12,000 years ago men started the settled life, cultivation and rearing of animals. This place is situated in the fertile plains near the बोलन पास. तो ये एक फर्टाइल प्लेस है जहाँ बोलन पास नाम की एक जगह पर. मेहगर वॉज probably one of the place where the women and men learned to cultivate the rice and barley and rear the goats. तो मेहगर एक ऐसी जगह थी, स्टार्टिंग मेहगर से हुई थी, जहाँ पर उन्होंने इन आदमी और औरतों ने क्या किया, कल्टीवेशन करना सीखा चावल का, ठीक है, और गोट्स को और पाला गया था. ठीक, पीपुल लिव्ड इन अ स्क्वायर और द रेक्टेंगुलर हाउसेस विद द 4 और मोर कंपार्टमेंट. तो जो पीपुल रहते थे, सेटल लाइफ रहते थे वहाँ पे, जो मेहगर के लोग थे, वे स्क्वायर टाइप का जो हाउस होता है उसमें रहते थे, जो 2-4 ब्लॉक्स के रूप में हुआ करता था. They believed in the life after the death. Okay, hence burial were practiced. तो उनका विश्वास था, मेहगर के जो लोग थे, जो सेटल लाइफ रहते जीते थे वहाँ पे, उनका विश्वास था कि इंसान के मरने के बाद उसका दोबारा जन्म होता है. तो वो ब्यूरियल प्रैक्टिस, ब्यूरियल मतलब कि गड्ढा खोदकर इंसानों को दफनाने की जो पद्धति होती है उसमें विश्वास करते थे. तो हियर वी कैन सी द सम ब्यूरियल साइट्स ऑफ द मेहगर. ओके, या